हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 1 का पार्ट बी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कुछ हमारे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये होती क्या है। एक चीज़ और, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख नहीं रहा हो यहाँ से, तो मैं इसलिए इन पॉइंटों को प्रोनाउंस करता हूँ ताकि आप समझ सको। प्लस मैं इसकी फ़ोटो कवर की मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप पे, ताकि आप वहाँ पे इजीली इसको बाद में कॉपी कर सको। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ से बेफिक्र रहो कि भाई ये दिख नहीं रहा क्या है। मैं यहाँ से डिक्टेट करता रहता हूँ और आपको बोलता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके हर लाइन का मतलब, और जाके टेलीग्राम ग्रुप से आप इसके बारे में जान सको। ठीक है, नोट चाहिए आपको इसके लिए तो आपको मेरे पे कॉन्टैक्ट नंबर करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप मुझे जो है मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन प्रोवाइड कराऊंगा जब आप पहले इसको समझोगे पूरा, क्योंकि अगर आप रटने वाले होते तो आप किताबों से आराम से रट सकते हो, लेकिन भाई सीधी बात है, आप समझो चीज़ों को ताकि काम आपके लिए क्या हो जाए, आसान। तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्त, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि एक्सपोर्टिंग होता क्या है। ये कभी कभार आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट बन के आते हैं कि इन टर्म्स को समझाओ। तो पहले टर्म क्या होगी आपकी, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग होती क्या है, तो जैसे इसमें लिख रखा है कि दिस इज़ द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट वाइडली यूज टू इंटरनेशनल बिजनेस। ये एक ऐसा पुराना तरीका है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अ फर्म कैन एक्सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू मिडलमैन सच एज एक्सपोर्ट हाउस एंड बाइंग एजेंट। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, मतलब एक्सपोर्ट कर सकती है विदेशों में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। किसके हेल्प से, एक्सपोर्ट हाउस के हेल्प से या फिर एजेंट की हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं किस किस फॉर्म से आप सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, नंबर 3 इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। तो एक्सपोर्ट करने के तरीके होते हैं 3, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और तीसरा इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। यहाँ तक कोई डाउट की बात तो नहीं है, तो आपको यहाँ तक का मैटर मिल चुका है। उसके बाद चालू करते हैं। फिर लिखा है, अच्छा एक्सपोर्टिंग करने से हमारे फ़ायदे क्या होंगे। तो पहला फ़ायदा, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजियर मोड ऑफ एंटर फाइनेंशियल मार्केट। ओह, मतलब कि फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में एंटर करने का ये बहुत ट्रेडिशनल और इजी मोड है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरी बात, इट रिक्वायर्स लेस फंड। अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टिंग होता है इसमें हमें कम फंड की नीड होती है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर तो इसमें रिस्क भी हमारा क्या होता है, कम होता है। 3 एडवांटेज चल गई पता। अब इसकी डिसएडवांटेज, तो पहली है कि अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्टिंग की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज। भाई जब हम एक्सपोर्ट हम किसी के ज़रिए करवा रहे हैं, मिडिल मैन के एक्सपोर्ट हाउस के जरिए करा रहे हैं, तो वो चार्ज लेंगे। चार्ज लेने की वजह से एक वस्तु की प्राइस अगर 1 रुपये हम ले रहे हैं या 10 रुपये ले रहे हैं, तो वो बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये 11.5 जितनी भी उनकी डीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक्सपोर्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन इम्पोर्ट सब्सिडी अवेलेबल। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन क्या होता है। जब हमारी कंट्री विदेशों से लेन देन करने को रोक देती है उसे क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। तो ये कहना चाह रहे हैं एक्सपोर्टिंग वहाँ अवेलेबल नहीं होगा जहाँ पे इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन कंट्री में अवेलेबल हो। नेक्स्ट, नॉट एबल टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। एक्सपोर्टिंग में हम कस्टमर से जो फॉरेन कंट्री में है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, किसी और के हेल्प से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये था आपका एक्सपोर्टिंग बहुत ही आसान शब्दों में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होता है भाई। तो हमने बोला अंडर दिस मेथड, अंडर दिस प्रोसेस company enters into a contract with a firm in foreign market to manufacturing or assemble the product as per its specification। भाई इसको मैं ऐसा समझाऊंगा, जब एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर किसी प्रोडक्ट को बनाना या असेंबल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी में एंटर करती है, फॉरेन मार्केट में एंटर करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। भाई सीधी सी बात है, मेरी कंपनी सपोज करो अच्छी है किसी चीज़ को असेंबल करने में, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंट्री में चीज़ों को एक कॉन्ट्रैक्ट बैठाएंगे कंपनी के साथ और फॉरेन मार्केट में आके चीज़ों को असेंबल करेंगे अपने अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, अगर इसके फ़ायदे की बात करूँ तो पहली बात, नॉट टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़।
देखा जाए तो इसमें इतना मच अमाउंट की नीड नहीं होती अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। दूसरा, फ्री फ्रॉम रिस्क, इसमें रिस्क भी हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि हम साझे में नहीं मरेंगे, मतलब हम अकेले नहीं मरेंगे, साझे में होता तो वो भी बंदा हमारे थोड़ी के रखता है। फिर स्टार्ट इमीडिएटली, आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपकी स्किल है, आप उसमें ज़्यादा टाइम कहीं और वेस्ट नहीं कर सकोगे। अब इसमें कमी क्या है? पोटेंशियल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, भाई इसमें सिर्फ वही प्रॉफिट आपको मिलेगा जो आपने डिस्कस कर रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, आपको जो होने वाले प्रॉफिट है उसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंपनी हैज़ लेस कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का कंट्रोल क्या होता है इसमें, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, क्योंकि भाई सीधा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितनी बात है वो है, और जो हम कस्टमर से डायरेक्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। फिर लोकल प्रोड्यूसर इन फॉरेन मार्केट लूजेज कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉट फ्री टू सेल इन ओपन मार्केट। भाई सीधी सी बात है, भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, असेंबल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो इसमें मैं अपना एक टाइम पे आके क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कहीं भी ओपन मार्केट को सेल करने का कोई सिस्टम नहीं है, भाई मैं तो असेंबल कर रहा हूँ। तो समझ में आया नहीं आया? ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं किसके बारे में, अपना लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। पेपर में आने वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा है। तो किसी ने पूछा भाई लाइसेंसिंग क्या होती है, तो हमने क्या बोला, इन दिस फॉर्म लोकल लाइसेंसी ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम अ फॉरेन फर्म टू यूज द लेटेस्ट पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा फॉर कंसिडरेशन फॉर फी कॉल्ड रॉयल्टी। सीधी सी बात है, जब एक कंपनी, लोकल कंपनी, हमारी इंडिया की कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे इंडिया की कंपनी विदेशों के अंदर जाके क्या करती है, ऑब्टेन करती है लाइसेंस, किस चीज़ के लिए, भाई फॉरेन कंपनी से यूज़ करने के लिए, उनके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, उनकी कॉपीराइट, इन सब चीज़ को यूज़ करती है, और बदले में क्या पे करती है, रॉयल्टी। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग। कोई डाउट तो नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अगर हम बात करें किसके बारे में, फ्रेंचाइजिंग के बारे में, तो फ्रेंचाइजिंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच वन फर्म ग्रांट्स टू अनदर फर्म राइट फॉर यूज द टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम इन रिटर्न ऑफ एग्रीड पेमेंट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का नाम यूज़ करे, ब्रांड यूज़ करे, इसे हम नाम बोलते हैं उसको, इन सब चीज़ों को यूज़ करती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और बदले में क्या देती है, पेमेंट स्पेसिफिक, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग। अगर मैं इनमें अंतर बताऊं आपको, तो जो ऊपर वाला टॉपिक था, जैसे कि मैं बात करूँ लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में, इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। तो पहली बात, लाइसेंसिंग इज यूज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए क्या आता है, लाइसेंस। जबकि फ्रेंचाइजिंग यूज़ किया जाता है सर्विस के लिए, किसके लिए किया जाता है, सर्विस के लिए। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजिंग इज मोर स्टैंडर्ड देन लाइसेंसिंग। अगर बहुत सीधा कॉन्सेप्ट बताऊँ तो वो किसका होता है, फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा सीधा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइसेंसिंग। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग में फ्रेंचाइजिंग हो, इसके फ़ायदे क्या है। तो पहला फ़ायदा, इट रिक्वायर्स वर्चुअली नो इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो इनमें ज़्यादा वर्चुअली इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजर गेट्स रेगुलर फीस, सो नो लाइबल फॉर लॉस। जो फ्रेंचाइजर होता है उसको ज़्यादा लॉस की कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि उसे रेगुलर इंटरवल पे क्या मिलते रहते हैं, पैसे मिलते रहते हैं, फी मिलती रहती है। नेक्स्ट, लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिलती है, और रिस्क इसमें क्या होता है, कम होता है। अब इसमें कमियाँ क्या है, तो अगर मैं कमी की बात करूँ तो वंस लाइसेंस स्किल्ड इन प्रोडक्शन मेड न्यू प्रोडक्ट डिफरेंट नेम। जब कभी एक कंपनी किसी का ब्रांड का यूज़ करने के बाद, किसी का नाम का यूज़ करने के बाद उसमें स्किल हो जाती है, तो फिर वो किसी और नाम से उस प्रोडक्ट बनाना चालू कर देती है, जिससे कि जिसने अपनी फ्रेंचाइजिंग दी है या लाइसेंसिंग दी है उसको लॉस हो सकता है फ्यूचर में जाके, पक्की बात है। नेक्स्ट, इन केस लाइसेंस डिवल्ग ट्रेड सीक्रेट इन द फॉरेन मार्केट ड्यू टू दिस में सफ़र हैवी लॉस। भाई कभी कभार क्या होता है, जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम किसी से मर्ज हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दे देते हैं, जिससे फॉरेन मार्केट में उसे लीक कर सकते हैं और हमारा लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओवर टाइम कन्फ्लिक्ट में अराइज, एक टाइम के बाद जाके हमारे बीच में क्या लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं। तो ये था आपका क्या, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, जॉइंट वेंचर। क्या, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता क्या है, तो मैंने क्या बोला, इन दिस मेथड कंपनी विच वांट्स टू एंटर इन फॉरेन मार्केट सेट अप एन एंटरप्राइज इन कोलैबोरेशन विद अ लोकल फर्म इज द होस्ट कंट्री इज कॉल्ड
जॉइंट वेंचर अपने शब्दों में बताऊं तो जब कभी दो कंपनी आपस में किसी काम को करने के लिए मिल जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, जॉइंट वेंचर। एक बाहर की कंट्री होती है और एक हमारी लोकल कंट्री होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। एक बात और ये बोल रहे हैं इसके फ़ायदे क्या है, तो फ़ायदा है कि इसमें जो है इंटरनेशनल फर्म कैन एक्सपेंड ग्लोबली विद लेस इन्वेस्टमेंट। भाई सीधी सी बात है, एक कोई भी फर्म जो है अपने बिजनेस को ग्लोबली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। दूसरी बात, जॉइंट वेंचर हेल्प करता है इंटरनेशनल फर्म को टू शेयर रिस्क। भाई सीधी बात है, एक काम करेगा सारा बंदा पे रिस्क आएगा, जब जुड़ के काम करते तो रिस्क थोड़ा क्या होता है, शेयर। नेक्स्ट इसमें कमी क्या है, लोकल पार्टनर में लीक टेक्नोलॉजी। तो लोकल पार्टनर होता है कभी कभी दगाबाजी कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ी है, इसे लीक कर दो, ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या होती है, टेक्नोलॉजी लीक होने का डर रहता है। दूसरा, ड्यूअल ओनरशिप में क्रिएट कन्फ्लिक्ट। जब एक ही चीज़ में, एक ही मैदान में दो तलवार होगी तो भाई सीधी सी बात है, लड़ाई तो होगी। तो भाई जॉइंट वेंचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं पेपर में आने के वो क्या हैं, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये तो बहुत रेयर आता है जॉइंट वेंचर। इन तीनों टॉपिकों को आप बहुत प्रॉपरली कर लो ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो एक बार में आप इनके आंसर लिख सको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा इसे लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, ताकि मैं और वीडियो आपको दे सकूँ और आप जो है ज्वाइन भी कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कभी भी आप कॉल कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। आपकी यूनिट 1 होते ही यहीं पर ही कंप्लीट है।